नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का ड्रीम द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे वर्णमाला। हिंदी का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला से हम प्रायः देखते हैं कि लगभग सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इस विशेष टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्णमाला की बात करें तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक वर्ण और दूसरा माला। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। तो आइए समझते हैं वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि है। जैसे मैं सबसे छोटी ध्वनि निकाल सकता हूं अ, क, ग। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जब इसी ध्वनि को हम किसी संकेत के रूप में व्यक्त कर दें, जैसे मैंने बोला तो अ के लिए हम इस संकेत का प्रयोग करते हैं और इसी संकेत को हम लोग लिपि कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और जब इस ध्वनि को किसी संकेत के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो उसे ही वर्ण कहते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं पहले वर्ण के बारे में। यहाँ लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि क्या है? यह मौखिक है, मौखिक रूप से बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे मौखिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है जब ध्वनि को किसी संकेत के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। इस संकेत का मतलब लिपि। संकेत को हम लोग मानक भाषा में लिपि कहते हैं। जैसे मैं बोलूं अ तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। अब इसी अ के लिए जो है कि हम इस प्रकार से एक संकेत बना दिए तो ये क्या हो गई? लिपि हो गई। लिपि कई प्रकार की होती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि। तो हमारी हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं माला। तो माला आप जानते ही हैं, जैसे फूलों की माला। तो माला का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को क्रमिक और व्यवस्थित रूप में लगा देना ही माला है। किसी भी वस्तु को व्यवस्थित, एक तो व्यवस्था में और दूसरा क्रम से लगा देना ही माला है। तो आइए इसको लिख लेते हैं कि किसी वस्तु के व्यवस्थित व क्रमिक समूह को ही माला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब जैसे कई प्रकार के फूल ऐसे बिखरे हुए हैं, इन फूलों को उठाए और हमें व्यवस्था में लगा दिए, इस प्रकार से व्यवस्था में लगा दिए,
या फिर मोती बिखरी हुई तो मोतियों को हम इस प्रकार से लगा दी तो क्या हुआ, व्यवस्थित। क्रमिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो प्रकार के फूल है, दो प्रकार के फूल है, तो हम क्या किए कि पहले गोल लगाया, फिर त्रिकोण वाला, फिर गोल, फिर त्रिकोण, तो एक व्यवस्था में लगा रहे हैं और एक क्रम में लगा रहे हैं। तो माला क्या होता है कि किसी भी वस्तु के एक तो व्यवस्था में होना चाहिए और दूसरा क्रम में भी होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु के व्यवस्थित और क्रमिक समूह को ही माला कहते हैं। इन दोनों को हम मिलाकर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात वर्णों की हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित व क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की माला बनाई जाती है तो वर्णमाला कहते हैं। इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित और क्रमिक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्णमाला के बारे में। जान लिए वर्ण क्या होता है, माला क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है। तो हमारे मन में यह प्रश्न तो उठता ही होगा कि आखिर वर्ण जो है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वर्ण के प्रकार। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ण के प्रकार के बारे में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इस विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण का विभाजन, चाहे वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर क्या है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण के सहायता की आवश्यकता न हो, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात यह स्वयं उच्चरित होते हैं। जैसे मैं बोलूं अ, तो अ में जो है कि किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है। व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं क, तो क में कहीं न कहीं अ लगा हुआ है, तभी हम क का उच्चारण कर पा रहे हैं। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। स्वर क्या होता है, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण के सहायता की आवश्यकता न हो, अर्थात जो स्वयं से उच्चरित हो, तो क्या होते हैं स्वर। जैसे मैं बोलूं अ, तो अ बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आ भी बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके क्या है, स्वर। व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर के सहायता की आवश्यकता हो, अर्थात
ये स्वयं से उच्चारित नहीं हो सकते। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर क, यह क में कहीं न कहीं अ लगा हुआ है, तभी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर मैं इसे क के नीचे हलंत लगा कर लिख दूं तो ये आप इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। उसी प्रकार इसे बोले खा, तो खा में कहीं न कहीं ख के साथ आ लगा हुआ है, तभी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखेंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर वो होते हैं जो बिना किसी वर्ण के सहायता की आवश्यकता से उच्चारित होंगे, अर्थात अपने से उच्चारण हो सके, उनको स्वर कहते हैं। व्यंजन वो जिनका उच्चारण करने के लिए किसी वर्ण या स्वर की आवश्यकता, उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णों की संख्या के बारे में। तो आइए लगे हाथ देख लेते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या के बारे में हम बात करेंगे। वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। तो वर्णों की संख्या हम दो प्रकार से देखेंगे। एक देखेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और दूसरा देखेंगे लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। तो वर्णों की संख्या हम दो प्रकार से देखेंगे, एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। तो आइए देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार से हम बांटते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा द्विगुण व्यंजन। उच्चारण के आधार पर तीन भागों में बांटेंगे, स्वर, व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो आइए देख लेते हैं स्वर कितने होते हैं। अ, आ, ई, उ, ओ, औ, ए और है। कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10। आइए व्यंजन देख लेते हैं। तो व्यंजन हो गया पे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, ह, भ, भ, म, य, र, ल, व, स, ये व्यंजन हो गए। इन व्यंजनों को आपको याद करना है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स और ह। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। व्यंजनों की संख्या हो गई 33। और दो होते हैं द्विगुण व्यंजन, ड़ और ढ। तो ये दो द्विगुण व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पर। ये कितने हो गए टोटल? 45। तो
उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या हो गई, वर्णों की संख्या हो गई 45। अब हम बात करेंगे लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर हम इसको बांटते हैं। पहले हम देखेंगे स्वर, स्वर, स्वर के बाद देखेंगे व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। लेखन के आधार पर 4 भाग हम बांटेंगे, स्वर, व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो इस स्वर में तो ये 10 स्वर पहले वाले रहेंगे, ये 10 स्वर रहेंगे। इसमें अंग, अह और री ये जुड़ जाते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 13। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13। व्यंजन यही 33 रहेंगे पूरा जो इसमें है, यही वाले इसमें रहेंगे। तो व्यंजनों की संख्या 33। द्विगुण में भी यही रहेंगे दोनों, ड़ और ढ। यहाँ पर 4 संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब कि जो 2 व्यंजनों के योग से मिलते हैं। जैसे छ, इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ जो है यह क, हलन, स से मिलकर बना हुआ है। त्र जो है यह त, हलन, र से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ जो है यह ज, हलन, य से बनकर बना हुआ है। और स्र जो है यह स, हलन और र से मिलकर बना हुआ है। तो यह जो है कि 2 व्यंजनों के योग से बना, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4 और ये 2। तो आइए देखते हैं लेखन के आधार पर। यहाँ पर 13, फिर 33, फिर 2, फिर 4 जोड़ते हैं। 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5। उच्चारण लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। उच्चारण के आधार पर 45 और लेखन के आधार पर 52। वही पूछेगी कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। लेखन के आधार पर 13। लेकिन अगर सामान्य तौर पर पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, इसको नोट करके लिखेंगे। अगर बस सामान्य तौर पर पूछे कि स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तब हम बोलेंगे कि स्वरों की संख्या 11 होती है। लेकिन अगर यही लगाकर पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तब हम कहेंगे 10। और ये पूछे कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, तब हम कहेंगे 13। तो ये हो गई वर्णों की संख्या। अब हम कल की क्लास में स्वर का विभाजन और उसके बाद व्यंजन का विभाजन देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को देख सकें और इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।